न्यायालय के दिन मेरे बच्चों ने उम्र कैद की मांग की जब तक उनकी मां वहां नहीं आई, और सब कुछ बदल गया। कोई नहीं समझता था कि मेरी पत्नी, जिसे 3 साल पहले मृत मान लिया गया था, अदालत में कैसे आ गई। फुसफुसाहटें लहर की तरह फैल गईं। न्यायाधीश ने आदेश देने के लिए अपने हथौड़े से थपथपाया। मेरे बच्चे सौरव और वाणी मोम की तरह पीले पड़ गए, और मैं आरोपी की कुर्सी पर बैठा, कड़े बंधनों में जकड़ा, महीनों बाद पहली बार सांस ले पाया, क्योंकि एलेना जीवित थी। मेरी पत्नी, मेरे जीवन का प्यार, वह महिला जिसे सबने समझा कि मैंने हत्या की थी, वह आत्मविश्वास से गवाही देने के लिए खड़ी थी। काले रंग के सुरुचिपूर्ण कपड़े में, बालों को बांधकर, हमारी संतान पर नजरें गड़ाए हुए। आपका सम्मान, उन्होंने स्पष्ट और मजबूत आवाज में कहा। मेरे पास इस मामले की महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस मुकदमे की दिशा को पूरी तरह बदल देगी। अभियोजक तुरंत खड़ा हुआ। आपत्ति, यह महिला कौन है? उसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं एलेना वर्मा हूं, उसने अभियोजक को बाधित करते हुए कहा, और मैं यहां यह कहने आई हूं कि मेरा पति निर्दोष है, पूरी तरह से निर्दोष। अदालत में हलचल मच गई। वहां मौजूद पत्रकार तेजी से तस्वीरें लेने लगे। सुरक्षाकर्मी व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। न्यायाधीश ने बार बार हथौड़ा मारा, लेकिन मेरी निगाहें सिर्फ एलेना पर थीं, जीवित, असली, वहीं, और मेरे बच्चों के चेहरों पर भय की अभिव्यक्ति देख रहा था। लेकिन मुझे पीछे लौटना होगा। मुझे आपको बताना होगा कि हम इस असंभव क्षण तक कैसे पहुंचे, क्योंकि यह समझने के लिए कि मेरी पत्नी ने अपनी खुद की गुमशुदगी का नाटक क्यों किया, मेरे बच्चे मुझे जीवन भर की सजा दिलाना क्यों चाहते थे, और मैं अपने भाग्य को बिना लड़े स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार था, आपको पूरी कहानी जानने की जरूरत है। मेरा नाम राघव वर्मा है। मेरी उम्र 56 साल है। मैं एक आयात निर्यात कंपनी का मालिक हूं, जिसे मैंने 30 साल पहले स्थापित किया था। मैंने एक कंटेनर से शुरुआत की जो मैक्सिकन हस्तशिल्प से भरा था, जिसे मैंने अमेरिका में बेचा। आज मेरी कंपनी हर महीने 50 कंटेनर, हर प्रकार के उत्पाद, पूरे विश्व में भेजती है। कागज पर मेरी कीमत लगभग $85 मिलियन है। दिल्ली, गोवा, मुंबई में मेरी संपत्तियां हैं, शेयर निवेश, एक यॉट जो मैंने 5 साल पहले खरीदी थी, यह सोचकर कि एलेना और मैं रिटायरमेंट के बाद दुनिया की सैर करेंगे। वही यॉट, वो बदकिस्मत यॉट जो इस सारी दुःस्वप्न की शुरुआत बनी। मैंने एलेना से तब मिला जब मैं 24 साल का था। मैं अपने व्यवसाय की शुरुआत कर रहा था। वह एक निर्यात कंपनी के लिए अनुवादक के रूप में काम कर रही थी। मुझे दस्तावेजों का अनुवाद अंग्रेजी में कराने के लिए किसी ने उसे सुझाया। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मैंने सोचा कि वह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत महिला है। लंबे काले बाल, गहरी हरी आंखें, एक मुस्कान जो किसी भी कमरे को रोशन कर देती थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी वह थी उसकी बुद्धिमत्ता। वह 4 भाषाएं बोलती थी। उसने विदेश में पढ़ाई की थी। वह शिक्षित, परिष्कृत थी, लेकिन घमंडी नहीं। हमने 1 साल बाद शादी की। जब मैं 27 का था तब हमारे बेटे सौरव का जन्म हुआ, और 2 साल बाद वाणी का। 20 साल तक हम एक आदर्श परिवार रहे, या ऐसा मैंने सोचा। एलिना ने बच्चों के जन्म के बाद काम करना बंद कर दिया, न कि मेरी वजह से, बल्कि क्योंकि वह उन्हें पूरी तरह से पालना चाहती थी। मेरे करियर के लिए बाद में समय होगा, वह कहती थी, और वह हमेशा उनके साथ रहती थी। वह एक अद्भुत मां थी, धैर्यवान, प्यार करने वाली, उनके जीवन के हर पहलू में शामिल। मैं बहुत काम करता था, शायद बहुत ज्यादा, उस साम्राज्य को बनाने के लिए जिसे मैं एक दिन उन्हें छोड़ना चाहता था। लेकिन किसी न किसी समय, बिना मुझे एहसास हुए, कुछ बदल गया। हमारे बच्चे अजीब से ऐसे लोग बन गए जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा था। सौरव ने एक महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हर पैसे का भुगतान किया। फिर उसने यूरोप में मास्टर डिग्री की। मैंने वह भी भोगी। जब वह वापस आया तो मैंने उम्मीद की कि वह कंपनी में शामिल होगा, जैसे मैंने नीचे से व्यवसाय सीखा था, लेकिन नहीं। सौरव ने डायरेक्टर के रूप में शुरुआत करने की इच्छा जताई, अपने ऑफिस, अपनी सचिव और कार्यकारी वेतन के साथ, बिना किसी असली अनुभव के।
पापा, मैंने इसके लिए पढ़ाई की है, वह तर्क करता। मैं गोदाम में बक्से नहीं उठाने जा रहा हूं। मैंने बक्से उठाए, मैं उसे याद दिलाता। और देखो मैं कहां पहुंचा। तुम एक और पीढ़ी के हो, चीजें बदल गई हैं। मैंने अपने सबसे अच्छे विवेक के खिलाफ उसे पद दिया और यह एक आपदा बन गई। वह बिना सलाह के निर्णय लेने लगा, बिना पढ़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करने लगा, कंपनी के पैसे का उपयोग अपने जैसे करने लगा। मुझे कई बार उसके गलतियों को सुधारने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। वाणी थोड़ी अलग थी, लेकिन उतनी ही समस्याग्रस्त। उसने भी यूरोप में फैशन डिजाइनिंग पढ़ाई, मेरे पैसे से। वह अपनी खुद की ब्रांड खोलने के बारे में बड़ी योजनाएं लेकर आई। पापा, मुझे शुरू करने के लिए बस लाखों डॉलर की जरूरत है। यह एक निवेश है, मैं आपको ब्याज के साथ वापस कर दूंगी। यह थोड़ी रकम नहीं है वाणी। मुझे एक बिजनेस प्लान, प्रोजेक्शंस, कुछ ठोस चाहिए। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। हमेशा यही होता है, सब कुछ आपकी तरह होना चाहिए। वह कहती। एलिना हमारे बीच मध्यस्थता करती, हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करती। उसे एक मौका दो राघव, वह तुम्हारी बेटी है, उस पर विश्वास करो। और मैंने किया। मैंने उसे पैसे दिए। उसका ब्रांड 8 महीने बाद बंद हो गया। मैंने कभी एक भी पैसा वापस नहीं देखा। लेकिन सबसे बुरा यह नहीं था कि पैसे का नुकसान हुआ, बल्कि यह था कि किसी ने भी अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी नहीं ली। सब कुछ दूसरों की गलती थी, बाजार की, अर्थव्यवस्था की, धोखेबाज साझेदारों की, मेरे समर्थन की कमी की, कभी भी उनकी अपनी निर्णयों की नहीं। एलिना ने शुरुआत में यह छोटी छोटी बातें थीं। वह ज्यादा चुप रहने लगी, दूर होती गई, घंटों अपने कमरे में बंद रहती। जब मैं पूछता कि क्या हुआ तो वह कहती, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। 3 साल पहले मैंने एक पारिवारिक यात्रा का आयोजन किया, 2 हफ्ते का एक याट पर जो गोवा के किनारे तैरने वाला था। मैंने सोचा कि इससे हम फिर से जुड़ेंगे। यह याद दिलाएगा कि हम एक परिवार हैं। लेकिन एलिना नहीं जाना चाहती थी। वह कहती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, शायद किसी और समय। लेकिन सौरव और वाणी ने जोर दिया, चलो मां, यह मजेदार होगा, जैसे जब हम छोटे थे। अंततः उसने मान लिया। हम शनिवार की सुबह गोवा से निकले। योजना थी कि 2 हफ्ते तक विभिन्न द्वीपों पर रुकते हुए चले, सिर्फ हम 4 और एक छोटी सी टीम, कप्तान, एक नाविक और रसोइयां। पहले कुछ दिन तनावपूर्ण रहे। एलिना ने लगभग बात नहीं की। सौरव और वाणी अपने मोबाइल पर लगे रहे। जब सिग्नल बुरा होता तो परेशान होते। मैं माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह एक पत्थर को चढ़ाने जैसा था। 5वें रात को हम एक छोटे द्वीप के पास लंगर डाले। मैंने अकेले रात का खाना खाया क्योंकि सभी ने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। मैं जल्दी सो गया, इस यात्रा के परिणाम से निराश। आधी रात को चीत्कार से जागा। मैं डेक पर भागा। कप्तान आदेश दे रहा था, नाविक एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ रहा था। सौरव और वाणी समुद्र की ओर देख रहे थे। क्या हुआ? मैंने चिल्लाया। वाणी मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। यह मां है, मां समुद्र में गिर गई, दुनिया थम गई। क्या? वह डेक पर चलने निकली थी, सौरव ने कांपती आवाज में बताया। मैं अपने कमरे में था। मैंने एक चीत्कार सुनी। जब मैं बाहर आया, वह अब नहीं थी। मैंने सिर्फ उसे गिरते हुए देखा। हमने उसे खोजने में 6 घंटे बिताए। कप्तान ने तट रक्षक को बुलाया। उन्होंने हेलीकॉप्टर और गोताखोर लेकर आए, क्षेत्र को पूरी तरह से खंगाला। कुछ नहीं मिला, न ही एलिना का कोई निशान, जैसे समुद्र ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। मैं पागल हो गया, चिल्लाया, मैं रोया, खुद को पानी में फेंक दिया उसे खोजने के लिए, जब तक कप्तान ने मुझे मजबूरन बाहर नहीं निकाला। मुझे खेद है श्री वर्मा, तट रक्षक के अधिकारी ने 3 दिन बाद कहा। लेकिन यहां की धाराएं बहुत तेज हैं। अगर आपकी पत्नी रात के बीच में पानी में गिरी तो जीवित रहने की संभावनाएं लगभग 0 हैं। उन्होंने एलिना को आधिकारिक तौर पर लापता घोषित कर दिया। 6 महीने बाद प्रक्रिया ने उसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित करने की अनुमति दी। यह मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। मैं काम नहीं कर सकता था, खा नहीं सकता था, सो नहीं सकता था। जब भी मैं आंखें बंद करता, मैं एलिना को पानी में गिरते हुए देखता, मेरा नाम पुकारते हुए, और मैं उसे बचा नहीं पा रहा था।
सौरव और वाणी भी बर्बाद लगे। वे रोते, गले मिलते, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। उनके बीच एक रहस्य जैसा। मैंने उन्हें करीब आने की कोशिश की, हमारे दुख को साझा करने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमें थोड़ी दूरियां चाहिए पापा, वाणी ने कहा। हर कोई अपने तरीके से दुख को संभालता है, सौरव ने जोड़ा। 6 महीने बाद मुझे एक वकील के साथ बैठक के लिए बुलाया गया। मैंने सोचा कि यह एलेना के वसीयत के बारे में है, कुछ कानूनी औपचारिकताओं के लिए। लेकिन मुझे जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी। वकील, एक युवा व्यक्ति जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, उसने मेज पर मेरे खिलाफ एक मुकदमा रखा जो मेरे अपने बच्चों द्वारा दायर किया गया था। वे मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैंने एलेना को गायब कर दिया, उसे समुद्र में फेंक दिया, उसके शरीर को छिपाया। मैं दस्तावेजों को देखकर चौंक गया। यह क्या है? यह एक आपराधिक मुकदमा है श्री वर्मा। आपके बच्चे आपको आपकी पत्नी की गायब होने में संलिप्त होने के लिए औपचारिक रूप से आरोपित कर रहे हैं। यह बेतुका है। मैं एलेना से प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। उनके पास इसके विपरीत सुझाव देने वाले सबूत हैं। क्या सबूत? गुटिरेज ने और कागजात निकाले। आप और एक महिला जिसका नाम अद्रिना सोतो है के बीच कॉल के रिकॉर्ड, पिछले 2 सालों में सैकड़ों कॉल, टेक्स्ट मैसेज, आपके साथ रेस्तरां में साथ की तस्वीरें। अद्रिना मेरी कार्यकारी सहायक है। निश्चित रूप से हम अक्सर संपर्क में रहते हैं, यह उसके काम का हिस्सा है। आपके बच्चों का कहना है कि यह कुछ और था, कि आप इस महिला के साथ एक रिश्ते में थे, कि आप अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहते थे ताकि उसके साथ रह सकें। यह झूठ है। वहीं वित्तीय रिकॉर्ड भी हैं, बड़े पैमाने पर पैसे का विदेशी खातों में ट्रांसफर, ऐसा पैसा जिसे आपके बच्चे ट्रेस नहीं कर सकते, जो यात्रा से ठीक पहले गायब हो गया। वे ट्रांसफर वैध निवेश के लिए थे, सब कुछ दस्तावेजित है। वे दलील कर रहे हैं कि आप संपत्ति को हिला रहे थे, भागने की तैयारी कर रहे थे। आपकी पत्नी के साथ जो हुआ उसके बाद मैं अचानक खड़ा हो गया। यह पागलपन है। वे ऐसा क्यों करेंगे? वे मेरे बच्चे हैं। गुटिरेज ने मुझ पर दया की एक नजर डाली। श्री वर्मा, क्या आपके पास कोई वसीयत है? हाँ, सब कुछ एलिना और मेरे बच्चों के बीच समान रूप से बांटा गया है। और अब जब एलिना को आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया गया है, मैंने तुरंत समझा सब कुछ मेरे बच्चों के लिए जाएगा, हर एक को 50%। बिल्कुल। जब तक आप जेल में नहीं हैं तो मैक्सिकन कानून के तहत एक दोषी अपराधी शादी के दौरान खरीदी गई संपत्तियों पर विरासत या नियंत्रण नहीं रख सकता। बच्चे ही एकमात्र वारिस होंगे, उन्हें तुरंत पूरा नियंत्रण मिलेगा। कमरा मेरे चारों ओर घूम गया। वे यह सब पैसे के लिए कर रहे हैं, विरासत के लिए। यह एक संभावना है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। उनके पास एक मुकदमे के लिए पर्याप्त है, और ऐसे मामलों में एक लापता पीड़िता के साथ बिना शरीर के सब कुछ परिस्थितियों और प्रेरणा पर निर्भर करता है, और वे दोनों के बारे में एक काफी मजबूत मामला बना रहे हैं। मैंने मेक्सिको के सबसे अच्छे आपराधिक वकील रॉबर्टो सैंडोवाल को नियुक्त किया। राघव वर्मा ने कभी असंभव मामलों को जीता था। यदि कोई मेरी मदद कर सकता था तो वही था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, राघव ने सभी कागजात की समीक्षा करने के बाद मुझसे कहा, यह स्थिति बहुत खराब है। उनके पास ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मजबूत कहानी तैयार कर ली है। एक अमीर आदमी, एक पत्नी जो उसके और उसकी प्रेमिका के बीच में आ रही है, एक शानदार यॉट पर छुट्टी का सही मौका, और विश्वसनीय बच्चे गवाह के रूप में। गवाह जो कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। वे गवाही देंगे कि उन्होंने उस रात एलेना से बहस करते सुना कि चीखें थीं, और फिर एक पानी में गिरने की आवाज सुनी। जब वे आए तो तुम डेक पर थे और एलेना गायब थी। यह सच नहीं है। मैं तो सो रहा था, मैंने कुछ नहीं सुना जब तक वे मुझे जगाते नहीं। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? मैं तो अपने केबिन में अकेला था। मैं कैसे साबित कर सकता हूं कि मैं सो रहा था? ठीक है, यह तुम्हारी बात उनकी बात के खिलाफ है, और वे दो हैं, तुम एक। लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे? पैसे के लिए? क्या वे सच में मानते हैं कि मैंने उनकी मां की हत्या की?
रॉबर्टो ने जवाब देने से पहले मुझे गहराई से देखा। क्या तुम मेरी ईमानदार राय चाहते हो? मुझे लगता है कि उन्हें पता है कि उस रात एलिना के साथ क्या हुआ था, और इसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि उस रात एलिना के साथ कुछ हुआ, कुछ जो उन्होंने किया या देखा, और वे इसका इस्तेमाल तुम्हें खत्म करने और सब कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एलिना अचानक क्यों गायब होगी, यह समझ में नहीं आता। जब तक कि उसके पास कोई कारण ना हो, गायब होने का कोई कारण। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। मैं नहीं कर सकता था। एलिना मुझे बिना बताए छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं, बिना कुछ कहे। लेकिन जैसे जैसे मैं यात्रा के पहले महीनों के बारे में सोचता गया, मुझे और भी बातें याद आने लगीं। उसकी दूरी, उसकी उदासी, उसके अध्ययन में बंद रहने के घंटे, फुसफुसाते हुए शब्द जो मेरे कमरे में प्रवेश करते ही रुक जाते थे। क्या उसे कुछ पता था? क्या उसने कुछ खोज लिया था जिससे वह भाग गई? एलिना के गायब होने के 8 महीने बाद ट्रायल शुरू हुआ। मीडिया ने इसे एक तमाशा की तरह कवर किया। एक करोड़पति व्यवसायी पर अपनी पत्नी को गायब करने का आरोप। सुर्खियों ने मुझे एक राक्षस के रूप में पेश किया। सौरव ने पहले गवाही दी, अच्छे कपड़े पहने, सहेजे हुए बाल, आंखों में आंसू लिए हुए। जब उसने उस रात की बात की जब हमने मां को खो दिया, उसने कहा, मैंने चीखें सुनी। उसकी मां की आवाज डरावनी लग रही थी, और फिर उसके पिता की आवाज गुस्से में, हिंसक। मैं जितनी जल्दी हो सके डेक पर दौड़ा, लेकिन जब मैं पहुंचा तो केवल मेरे पिता समुद्र की ओर देख रहे थे और मां गायब थी। जब तुम्हारे पिता ने उसे देखा तो उसने क्या किया? अभियोजक ने पूछा। वह मुझे देखता हुआ बोला, वह गिर गया। तुम्हारी मां पानी में गिर गई। लेकिन जिस तरह से उसने कहा, वह आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही जानता था। यह एक झूठ था, एक पूरा झूठ। और सबसे बुरा यह था कि वह इसे इतनी दृढ़ता से कह रहा था कि मुझे भी लगभग विश्वास हो गया। वाणी ने बाद में गवाही दी। उसकी कहानी लगभग समान थी। उसने भी चीखें सुनी थीं। उसने भी केवल अपने पिता को डेक पर देखा था। उसने भी यह नोट किया कि मैं एलिना के गायब होने पर इतना चौंका नहीं था। अभियोजक ने एड्रियाना के साथ कॉल, संदेश, तस्वीरें पेश कीं, एक ऐसी कहानी का निर्माण करते हुए जिसमें मैं एक बेवफा पति था, अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए बेताब। क्या तुम मिस्टर सोतो के साथ संबंध से इनकार करते हो? उसने पूछा। मैं पूरी तरह से इनकार करता हूं। एड्रियाना मेरी कर्मचारी है, बस इतना ही। और ये तस्वीरें जहां हम साथ में डिनर कर रहे हैं, काम के साथ जुड़े हुए डिनर, तस्वीरें केवल हमें दिखाने के लिए काटी गई हैं, लेकिन उस मेज पर 4 और लोग थे। और उन पाठ संदेशों में जहां वह कहती हैं, मुझे तुम्हारी याद आती है, काम के संदर्भ में। जब उसने छुट्टी ली, उसने कार्यालय में उसकी दक्षता की याद की। मेरे अपने कानों के लिए भी यह कमजोर लग रहा था। अभियोजक इसे जानता था, ज्यूरी इसे जानती थी। रॉबर्टो ने मेरी रक्षा में जो कर सकता था किया। उसने मेरे बच्चों के बयान में असंगतियों को उजागर किया। उसने दिखाया कि पैसे का हस्तांतरण वैध था। उसने विशेषज्ञों को लाया जो समुद्री धाराओं के बारे में गवाही देने आए, और यह बताया कि किसी का यॉट से गिरना कितना आसान हो सकता है। लेकिन एलिना का शव नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार के भौतिक सबूत के बिना सब कुछ विश्वसनीयता पर निर्भर था। कौन अधिक विश्वसनीय था, पिता या बच्चे? जूरी ने स्पष्ट रूप से बच्चों पर अधिक विश्वास किया। अभियोजक ने जीवन की सजा की मांग की। सौरव और वाणी पहले पंक्ति में गंभीर चेहरों के साथ बैठे उस समय सहमति दे रहे थे जब अभियोजक ने कहा कि मैं समाज के लिए खतरा हूं, कि मैंने एक सही अपराध की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया है। रॉबर्टो ने अंतिम तर्क प्रस्तुत किए, भावुक, शानदार, लेकिन मैं जूरी के चेहरों पर देख सकता था कि उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था। न्यायाधीश ने फैसले से पहले एक ब्रेक की घोषणा की, 48 घंटे। फिर हम जूरी के फैसले को सुनने आएंगे। मैंने उन 48 घंटों को एक सेल में बिताया, सोचते हुए, याद करते हुए, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मेरी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई। और फिर यह अंतिम दिन आ गया, फैसले का दिन।
हम सभी अदालत में बैठे। ज्यूरी ने अपनी जगह ली। न्यायाधीश फैसला पढ़वाने वाला था और अदालत के पीछे के दरवाजे खुल गए और एलिना अंदर आई। एलिना के प्रवेश के बाद जो चुप्पी थी वह पूरी तरह से थी, जैसे अदालत में उपस्थित सभी लोग एक साथ सांस लेना बंद कर दिए हों। यहां तक कि न्यायाधीश, एक बुजुर्ग आदमी जिसने अपने 30 साल के करियर में सब कुछ देखा था, वह भी स्तब्ध रह गया, हाथ में हथौड़ा लटकते हुए। एलिना केंद्रीय गलियारे से दृढ़ कदमों से चल रही थी। वह पहने हुए थी एक काले डिजाइनर सूट में, बालों को बखूबी संवार कर और बेदाग मेकअप के साथ वह वहां मौजूद थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह 3 साल से गायब थी। वह एक सफल और आत्मविश्वासी महिला की तरह दिख रही थी, जैसे मैं उसे 10 साल पहले जानता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उठना चाहा, उसकी ओर दौड़ना चाहा, उसे गले लगाना चाहा, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने मुझे मजबूती से रोक लिया। सौरव अचानक खड़ा हो गया। नहीं, यह संभव नहीं है। वाणी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका चेहरा रंगहीन हो गया। मां। अभियोजक पूरी तरह से चकित कागजात को बेतहाशा पलटने लगा, जैसे कि वह वहां कुछ ऐसा ढूंढ सके जो असंभव को समझा सके। एलिना ने गवाह के पेन पर पहुंचकर न्यायाधीश की ओर सीधे देखा। आपकी अनुमति चाहता हूं, मैं गवाही देना चाहती हूं। मेरे पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस मामले को पूरी तरह बदल देगी। न्यायाधीश ने अपनी गला साफ किया, अभी भी सोचते हुए। महिला, क्या आप वास्तव में एलिना वर्मा हैं? मैं ही हूं। क्या आप वही एलिना वर्मा हैं जिसे 2 साल पहले कानूनी रूप से मृत घोषित किया गया था? हां, वही। और आप इन 3 वर्षों में कहां थीं? छिपी हुई, खुद को बचाते हुए और सबूत इकट्ठा करते हुए। अभियोजक खड़ा हो गया। आपकी अनुमति, यह असामान्य है। हमें नहीं पता कि क्या यह महिला वास्तव में वही है जो कह रही है। यह एक धोखाधड़ी, बचाव की एक निराशाजनक रणनीति हो सकती है। मैं अपनी पहचान साबित कर सकती हूं, एलिना ने शांति से कहा। मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, फिंगरप्रिंट है। मैं अपने जीवन, अपने विवाह, अपने बच्चों के बारे में कोई भी सवाल का जवाब दे सकती हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेरे पास यह है। उसने अपने बैग से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे सबके सामने उठाया। इस ड्राइव में रिकॉर्डिंग वीडियो दस्तावेज हैं जो यह बताते हैं कि वास्तव में क्या हुआ, कि मुझे क्यों गायब होना पड़ा और असल में इस कमरे में कौन अपराधी है। उसने सीधे हमारे बच्चों की ओर देखा और उसकी नजर में एक ऐसा भाव था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह प्यार नहीं था, यह दुख नहीं था, यह शुद्ध क्रोध था। मेरे बच्चे, उसने ठंडी आवाज में कहा, वे झूठ बोल रहे हैं और मैं इसे साबित कर सकती हूं। न्यायाधीश ने तुरंत एक ब्रेक का आदेश दिया। उसने एलिना की पहचान की पुष्टि के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया। इसमें घंटों लगे। घंटों में मैं और रोबर्टो एक प्रतीक्षालय में बैठे रहे, यह सोचते हुए कि अभी क्या हुआ। क्या तुम जानते थे? मैंने रोबर्टो से पूछा। क्या तुम जानते थे कि वह जीवित है? नहीं, मुझे कसम है, नहीं, यह असंभव है। लेकिन वह यहां है, एलिना यहां है। हाँ, और अगर उसके पास सच में वह सबूत है जो राघव कहता है, तो तुम्हारा मामला पूरी तरह बदल गया है। जब हम इंतजार कर रहे थे, मैंने एक छोटे से खिड़की से सौरव और वाणी को उनके वकील के साथ देखा। वे जोर जोर से इशारे कर रहे थे, स्पष्ट रूप से घबराए हुए। गुटियरेज, उनका वकील, सबकी तरह हैरान दिख रहा था। यह उनके योजना का हिस्सा नहीं था। 4 घंटे बाद हमें फिर से सुनवाई कक्ष में बुलाया गया। न्यायाधीश थका हुआ लग रहा था। महिलाएं और पुरुष, उसने घोषणा की। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने गवाह की पहचान की पुष्टि की है। यह बिना किसी संदेह के एलिना वर्मा है। इस असाधारण विकास के मद्देनजर और उस सबूत को देखते हुए जो वह दावा करती है कि उसके पास है, मैंने जूरी के निर्णय को निलंबित करने का निर्णय लिया है। इस मामले की फिर से जांच नए सबूतों के आलोक में की जाएगी। श्रीमती वर्मा, क्या आप अपनी गवाही देने के लिए आगे बढ़ सकती हैं? एलिना गवाह के पेन पर बैठ गई, शपथ ली और फिर बोलना शुरू किया। 3.5 साल पहले, उसने शुरू किया, मैंने कुछ ऐसा खोजा जो मेरे परिवार के बारे में मेरी सभी धारणाओं को बदल दिया। कुछ ऐसा जो मुझे अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया।
उसने एक पल रुका और पानी का घूंट लिया। जब वह आगे बढ़ी, उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन उसमें दर्द था। एक दोपहर मेरे बेटे सौरव ने अपने लैपटॉप को घर पर छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे उसके ऑफिस ले आऊं। काम के लिए कुछ जरूरी था। जब मैं वहां पहुंची, उसकी सचिव ने कहा कि वह एक मीटिंग में है, कि मुझे लैपटॉप उसके पास छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती थी। हम काफी समय से वास्तव में बात नहीं कर पाए थे, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं उसका इंतजार करूंगी। लैपटॉप ने एक ध्वनि की, एक नोटिफिकेशन आई और स्क्रीन जल गई। इसमें पासवर्ड नहीं था, यह अनलॉक था, और मैंने वाणी का एक संदेश देखा। एलिना ने अपने बैग से एक कागज निकाला। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। संदेश में लिखा था, हमें योजना को तेज करना होगा। पापा टेस्टामेंट बदलने की बात कर रहे हैं। अगर हम और इंतजार करेंगे तो हम सब कुछ खो सकते हैं। सुनवाई कक्ष में एक हलचल हुई। मैंने अपने बच्चों की ओर देखा। सौरव एक मूर्तिकला की तरह कठोर था। वाणी अपनी कुर्सी में धंस गई थी। शुरुआत में मैं नहीं समझी। एलिना ने जारी रखा, क्या योजना? खोने के लिए क्या? इसलिए मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि करूंगी। मैंने उनके सभी संदेश पढ़े और जो मैंने पाया उसने मुझे तोड़ दिया। उसने फिर से एक पल लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज नहीं टूटी। महीनों तक मेरे बच्चों ने हमारे, राघव और मेरे बारे में कैसे छुटकारा पाने की योजना बनाई थी। उन्हें विरासत चाहिए थी, $85 मिलियन, संपत्तियां, कंपनियां, सब कुछ। और वे उसे पाने के लिए जो भी करना चाहते थे, करने को तैयार थे। यह झूठ है! सौरव ने चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। वह झूठ बोल रही है। न्यायाधीश ने अपने हथौड़े से वार किया। व्यवस्था! श्री वर्मा, बैठ जाइए या आपको कक्ष से बाहर कर दिया जाएगा। सौरव धीरे धीरे बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। एलिना ने बिना रुके जारी रखा, मैंने सब कुछ की स्क्रीनशॉट्स लिए, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा और अधिक जांच करना शुरू किया। मैंने पाया कि वे वर्षों से राघव की कंपनियों से पैसे निकाल रहे थे। पहले छोटी मात्रा में, फिर बड़ी। फर्जी खाते, फर्जी कंपनियां, सब कुछ धीरे धीरे संपत्तियों को खाली करने के लिए डिजाइन किया गया था, बिना किसी को पता चले। और मैंने अंतिम योजना खोजी। वे एक दुर्घटना की योजना बना रहे थे। राघव वर्मा और एलिना वर्मा के बीच एक गहरा तनाव था। राघव ने कहा, क्या तुम कह रही हो कि उन्हें यह सब करना था? एलिना ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर प्यार और उदासी थी। हां राघव, वे इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाना चाहते थे। दोनों ओर जीवन बीमा से लाखों रुपए वसूलना चाहते थे, साथ ही विरासत भी। लेकिन यह तर्कसंगत नहीं है, सौरव ने बीच में ही कहा। अगर यह उनका इरादा था तो केवल राघव पर ही आरोप क्यों लगाया जा रहा है? एलिना कहां है? क्योंकि, एलिना ने कहा, मैंने उनके योजना को समय पर पहचान लिया और खुद की कार्रवाई की। उसने न्यायाधीश की ओर मुड़ते हुए कहा, मान्यवर, क्या मैं इस यूएसबी की सामग्री दिखा सकती हूं? न्यायाधीश ने सिर हिलाया। एक तकनीशियन ने जल्दी से प्रोजेक्टर सेट किया। कक्ष की रोशनी मंद हो गई और प्रेजेंटेशन शुरू हुई। पहले वीडियो में सौरव की लैपटॉप की तिथि और समय स्पष्ट थे। सौरव और वाणी के बीच के संदेशों की भरमार थी। पापा समस्या खड़ी कर रहे हैं। वे कंपनी का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहते। हमें कुछ करना होगा। अगर उन्हें यार्ड पर कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई सवाल नहीं करेगा। बिल्कुल सही, लेकिन यह प्राकृतिक दिखना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई बच न जाए। दूसरे वीडियो में एक सेलफोन से लिया गया वीडियो था। सौरव और वाणी एक कैफे में बैठे थे, जहां एक व्यक्ति, जो राघव को तुरंत पहचाना, वहां मौजूद था। यह एक दुर्घटना की तरह दिखना चाहिए, सौरव वीडियो में कह रहा था। रात के बीच में जब वे सो रहे हों, एक धक्का, उन्हें पानी में फेंक दो, धारा बाकी का काम कर देगी। और मेरा पैसा? मार्कोस पूछता है। 50,000 अभी, 50,000 बाद। मैं और तुम देश छोड़ दो। कमरा पूरी तरह चुप था। वीडियो की आवाज गूंज रही थी। हर शब्द एक बम के समान था। अभियोजक का चेहरा पीला था। राघव के बच्चों का वकील दस्तावेजों की जांच करने की कोशिश कर रहा था, जबकि सौरव और वाणी हार मान चुके थे। उनके चेहरे पर अब कोई इनकार नहीं था।
केवल यह स्वीकार करने की भावना थी कि वे पकड़े गए हैं। तुमने ये वीडियो कैसे पाए? न्यायाधीश ने खांसते हुए पूछा। मैंने खुद इन्हें रिकॉर्ड किया, एलिना ने उत्तर दिया। जैसे ही मुझे उनके इरादे का पता चला, मैंने उनकी निगरानी करनी शुरू की। मैंने हर बैठक, हर बातचीत का दस्तावेजीकरण किया। 3 महीने तक मैंने सबूत इकट्ठा किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। मुझे कुछ और चाहिए था। मुझे उन्हें पूरी तरह से फंसाना था। राघव, क्या तुम याद करते हो कि मैंने यात्रा के लिए नई क्रू को क्यों रखा था? उसने राघव की ओर देखा। मैंने इंसिस्ट किया था कि कप्तान कोई खास हो, कार्लोस मेंडेज। हां, तुमने कहा था कि वह सबसे अच्छा है, राघव ने कहा। यह सच था, लेकिन वह एक पूर्व पुलिसकर्मी था जो गुप्त ऑपरेशनों में माहिर था। मैंने उसे सब कुछ बताया और उसने मेरी मदद करने के लिए सहमति दी। अगला वीडियो स्क्रीन पर आया, जो एक सुरक्षा कैमरे से लिया गया था। यह यार्ड के डेक को दिखा रहा था, एलिना की गायब होने की रात। वीडियो में एलिना को रात के मध्य में डेक पर चलने के लिए देखा जा सकता था। मैंने हमेशा अपने साथ मिर्च स्प्रे रखा था, एलिना ने कहा। जब मार्कोस मेरे पास आया, तब मैंने उसे चकमा दिया। वीडियो में कप्तान कार्लोस ने आकर मार्कोस को पकड़ लिया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने उसे एक केबिन में खींच लिया और बंधक बना दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? राघव ने पूछा, उसकी आवाज में टूटन थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूं, राघव, एलिना ने आंसुओं के साथ कहा। मैंने तुम्हें दूर से देखा, तुम्हारी प्रतिक्रिया देखी और मुझे पता था कि तुम निर्दोष हो। लेकिन तब तक हमारे बच्चों ने अपना योजना बी चालू कर दिया था। योजना बी? अभियोजक ने पूछा। उसे दोषी ठहराना, एलिना ने राघव की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर वे दोनों को नहीं हटा सकते, तो कम से कम एक को तो हटा सकते थे। राघव, उन्हें जेल में डाल दो और जब वह रास्ते से हट जाएंगे और मैं गायब हो जाऊंगी, सब कुछ उनके लिए सरल हो जाएगा। मैंने 3 साल तक और सबूत इकट्ठा किए, हर कदम, हर झूठ को दर्ज किया, सही क्षण की प्रतीक्षा की, और वह क्षण आज था, ठीक फैसले से पहले। जब उन्हें लगा कि उनकी जीत सुनिश्चित है, एलिना खड़ी हुई, सौरव और वाणी के पास गई। वह उनके सामने खड़ी हुई। ये मेरे बच्चे हैं, उसने टूटते स्वर में कहा। मैंने इन्हें अपने गर्भ में पाला, दूध पिलाया, बड़ा किया, इन्हें सब कुछ दिया। और तुम पैसे के लिए हमें खत्म करने को तैयार थे। कैसे? तुम इस स्थिति में कैसे पहुंचे? वाणी रोने लगी। मां, मुझे मां मत कहो, एलिना ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने यह अधिकार उस दिन खो दिया जब तुमने यह योजना बनाई। सौरव चुपचाप जमीन की ओर देखते हुए खड़ा रहा। हार गया। न्यायाधीश ने अपना हथौड़ा मारा। अधिकारियों, सौरव वर्मा और वाणी वर्मा को साजिश, हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार करो। मार्कोस रामिरेज के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी करो। गार्ड तेजी से बढ़े। उन्होंने मेरे बच्चों को हथकड़ी डाल दी। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। सौरव अब भी नीचे देख रहा था, लेकिन वाणी, जब उन्हें दरवाजे की ओर ले जाया जा रहा था, उसने मेरी ओर मुड़कर कहा, मुझे माफ करना पापा। उसने फुसफुसाया, मुझे बहुत खेद है। मैं बस उसे देखता रहा जब तक उसे ले जाया गया। न्यायाधीश ने मेरी ओर देखा। श्री वर्मा, इस नए सबूत के प्रकाश में यह अदालत आपको सभी आरोपों से पूरी तरह निर्दोष घोषित करती है। आपको तत्काल स्वतंत्रता दी जाती है। राज्य आपको औपचारिक माफी और खोए समय के लिए मुआवजा देगा। मामला बंद। गार्ड ने मेरी हथकड़ियां खोल दी। महीनों तक इन्हें पहने रहने के बाद इन्हें हटाना अजीब लग रहा था। मेरी कलाई पर उन हथकड़ियों के निशान थे। रॉबर्टो ने मुझे गले लगाया। हमने कर दिखाया, भगवान, हमने कर दिखाया। लेकिन मेरी नजरें केवल एलेना पर थीं। वह कमरे के बीच में खड़ी थी, अकेली, मुझे घूरती हुई। 3 साल की दूरी, 3 साल का दुख, झूठ, भ्रम। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। कमरा खाली होने लगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। केवल वह मौजूद थी। हम एक दूसरे के सामने खड़े रहे, बिना छुए, केवल देख रहे। अब क्यों? मैंने अंततः पूछा। तुमने इतना इंतजार क्यों किया? क्योंकि मुझे यकीन करना था कि मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं।
मुझे यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी बच ना सके। और क्यों? उसकी आवाज टूट गई। क्योंकि मुझे डर था। डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे, मुझे छोड़ने के लिए, तुम पर विश्वास न करने के लिए, तुम्हें इस सब से गुजरते देखने के लिए। मैं जेल में महीनों तक एक फैसले की प्रतीक्षा कर रही थी जो मुझे जीवन भर के लिए अपराधी बना सकता था। मैं जानती हूं, और मैं तुमसे इसके लिए कभी माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे हमें दोनों की रक्षा करनी थी, और यह एकमात्र तरीका था। तुम बेलीज में एक झूठी पहचान के साथ थे, एक छोटी सी किताबों की दुकान में काम कर रहे थे, एक कमरे के अपार्टमेंट में जो मैंने बचाया था। यह कठिन था, अकेला। हर दिन मैं सोचती थी कि क्या मैंने सही किया। क्या तुमने सही किया? क्या तुमने सही किया? उसने हमारे बच्चों के लिए ले जाई गई दरवाजे की ओर देखा। मैंने उन्हें बचा लिया राघव। हमारे दोनों बच्चों को खत्म कर दिया गया होता और फिर वे हमारे रक्त से सने लाखों डॉलर के साथ जीते। कम से कम अब उनके पास एक मौका है, नहीं जानती, सोचने का, बदलने का, जो उन्होंने किया है उसके लिए भुगतान करने का। लेकिन इसकी कीमत कीमत बहुत अधिक थी, मुझे पता है। लेकिन हम जिंदा हैं और स्वतंत्र हैं, और यह वह सब कुछ है जो हमें चाहिए था। वह सही थी, बेशक वह सही थी, लेकिन दर्द वास्तविक था, विश्वासघात वास्तविक था। केवल हमारे बच्चों से नहीं, बल्कि उससे भी। मुझ पर विश्वास न करने के लिए, मुझे अकेला छोड़ने के लिए। मुझे समय चाहिए, मैंने अंततः कहा, इस सब को समझने के लिए, यह जानने के लिए कि यह हमारे लिए क्या मायने रखता है। एलिना ने सिर हिलाया। उसकी गालों पर आंसू थे। मैं समझती हूं, और मैं तुम्हें जितना भी समय चाहिए दूंगी। लेकिन राघव, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, उन 3 सालों में एक दिन भी। जो भी निर्णय मैंने लिए, चाहे वो कितना ही दुखदाई क्यों ना हो, वो इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। मैं जानता हूं, मैंने फुसफुसाया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा करता रहा हूं, लेकिन इससे यह कम जटिल नहीं हो जाता। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैं हिचकिचाया। फिर मैंने उसे थाम लिया। उसका हाथ वहीं था, गर्म, परिचित, जैसे घर। तो चलो वहीं से शुरू करते हैं, उसने धीरे से कहा। हर दिन को एक नए सिरे से बनाते हैं। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। एक शाम में दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। मेरे बच्चे अपराधी बन गए, मेरी पत्नी गायब से लौट आई थी, और मुझे एक जीवन को फिर से बनाना था जो बिखर गया था। लेकिन कम से कम मैं अकेला नहीं था, और यही फिलहाल मेरे लिए काफी था। जमानत पर सुनवाई के 3 दिन बाद एलिना और मैंने एक अस्थायी किराए के घर के बरामदे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। मैं हमारी पुरानी घर में वापस नहीं जा सकता था। बहुत सारे यादें, बहुत अधिक दर्द। हमें एक तटस्थ स्थान की जरूरत थी, जब तक हम तय करते कि हमें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। हम चुपचाप कॉफी पी रहे थे। हम अदालत से बाहर आने के बाद से बहुत कम बात की थी। बहुत कुछ कहने के लिए था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। अंततः एलिना ने मौन तोड़ा। क्या तुमने उनसे मिलने का सोचा? मुझे पता था कि वह किसकी बात कर रही थी। सौरव और वाणी जमानत पर थे, अपनी सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन पर गंभीर आरोप थे, हत्या की साजिश, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी। अभियोजक का अनुमान था कि उन्हें प्रत्येक को 20 से 30 साल की सजा मिल सकती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तुम, उसने सिर नीचे झुका लिया। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें क्या कहूंगी। हम यहां कैसे पहुंचे? राघव, कब हम अपने बच्चों को खो बैठे? एलिना ने जवाब देने से पहले चाय का एक घूंट लिया। मुझे लगता है कि हम उन्हें धीरे धीरे खोते गए, बिना यह समझे। हमने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ देने में हमने उन्हें कुछ की कद्र करना नहीं सिखाया। हमने उन्हें मूल्य सिखाए। मैंने विरोध, मेहनत, ईमानदारी और सम्मान सिखाए। हमने उन्हें शब्द सिखाए, एलिना ने कहा, लेकिन हमारे कामों ने उन्हें कुछ अलग सिखाया। हर बार जब सौरव गलती करता था और तुम उसे पैसे देकर ठीक कर देते थे, हर बार जब वाणी असफल होती थी और हम बिना किसी परिणाम के उसे बचा लेते थे, हमने उन्हें यह सिखाया कि पैसे से सब कुछ हल हो जाता है, कि उनके कार्यों के लिए कोई असली परिणाम नहीं है।
उनके शब्दों ने मुझे चोट पहुंचाई क्योंकि वो सच थे। मुझे याद आया कि मैंने कितनी बार सौरव के कर्ज चुकाए, वाणी की असफल निवेशों को संभाला और कितनी बार अपनी चेकबुक से समस्याओं को मिटाया। मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने यह योजना कब बनाना शुरू किया? एलिना ने अपना फोन निकाला, स्क्रीनशॉट दिखाए जो मैंने अदालत में नहीं देखे थे। पुराने संदेश, जैसा मैंने देखा, 5 साल पहले शुरू हुए थे। शुरुआत में धीरे धीरे यह चर्चा करते हुए कि वे विरासत के साथ क्या करेंगे। फिर यह और विशिष्ट हो गया, और विशेष रूप से तब जब तुमने कहा कि तुम अपनी संपत्ति का एक हिस्सा चैरिटी को दान करने के बारे में सोच रहे थे। मुझे वह बातचीत याद आई। यह एक पारिवारिक डिनर के दौरान हुई थी। मैंने कहा था कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने मेरी सोच को धन और विरासत के बारे में प्रभावित किया है। मैं कुछ ऐसा छोड़ना चाहता हूं जो सिर्फ पैसे से ज्यादा हो, मैंने कहा। मैं सकारात्मक प्रभाव छोड़ना चाहता हूं। सौरव ने तनाव भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल पापा, लेकिन पहले सुनिश्चित करो कि तुम अपने परिवार का ख्याल रखो। नहीं, अब मुझे समझ आया कि वह मुस्कान समर्थन नहीं बल्कि डर थी। डर अपनी भविष्य की विरासत खोने का। मेरे मन में एक सवाल था। मैंने एलिना की ओर देखते हुए कहा, एक जो मुझे हर दिन परेशान कर रहा है। जब तुमने योजना का पता लगाया तो तुमने पुलिस से क्यों नहीं संपर्क किया? एलिना ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। संदेश संदिग्ध थे। हां, लेकिन एक अच्छा वकील यह तर्क कर सकता था कि वे सिर्फ ख्याली बातें थीं, बिना किसी वास्तविक इरादे के। उसे कार्रवाई का सबूत चाहिए था, योजना के कार्यान्वयन की ठोस कदमों का। और मार्को, जो नाविक थे, तुम उसे गिरफ्तार कर सकती थीं। मुझे मार्को के बारे में 2 हफ्ते पहले तक नहीं पता था, और तब तक मैंने गायब होने का निर्णय ले लिया था। मैंने सोचा कि यह अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगा। अगर मैं गायब हो जाऊं तो उन्हें कार्रवाई करनी होगी, उन्हें अपने हाथ दिखाने होंगे, और मैं सब कुछ सुरक्षित दूरी से दस्तावेज कर सकता था। लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, बिना कुछ जाने, ये सोचते हुए कि तुमने। मुझे पता है, उसने टूटे हुए स्वर में कहा, और वह निर्णय मुझे हर दिन 3 साल से परेशान कर रहा है। लेकिन राघव को यकीन करना था। उसे यह जानना था कि क्या तुम इसमें शामिल थे। तुमने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि कुछ संदेश थे जो तुम्हारा जिक्र करते थे। संदेश जहां सौरव कहता था, पापा सहमत हैं, और पापा ने कहा कि यह ठीक है। मुझे नहीं पता था कि क्या उन्हें तुम्हें मनाया था, क्या उन्होंने तुम्हें नियंत्रित किया था, क्या तुम्हें पता था और तुम बस उन्हें रोकना नहीं चाहते थे। मैंने कुर्सी से उठकर बालकनी की ओर बढ़ा। शहर हमारे सामने फैल रहा था। लाखों लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, यह जाने बिना कि मेरी दुनिया कुछ ही दिनों में ढह गई थी और फिर से बन गई थी। वे संदेश व्यापार के बारे में थे। मैंने बिना मुड़े कहा, सौरव मुझसे निवेश अनुबंधों के बारे में सलाह लेता था और मैं अपनी स्वीकृति देता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह उन चर्चाओं का उपयोग किसी और चीज के लिए ढाल के रूप में कर रहा था। मुझे अब पता है, एलिना ने मेरे पीछे कहा। मैंने देखा जब तुम गायब हुए। मैंने तुम्हारा वास्तविक दर्द देखा और मुझे पता था कि तुम निर्दोष थे। लेकिन तब तक मैं पहले ही गायब हो चुकी थी और उनकी योजना ने रूप ले लिया था। क्या तुमने इन 3 वर्षों में उनका पीछा किया? क्या तुमने उन्हें देखा? हां, हर समय नहीं। यह जोखिम भरा था, लेकिन मेरे पास संपर्क थे जो मुझे सूचित रखते थे। मैंने देखा कि वे तुम्हें कैसे आरोपित करते हैं। मैंने मुकदमा देखा। मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ केस कैसे बनाया। और हर दिन यह दर्दनाक था कि मैं खुद को प्रकट नहीं कर पाई, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं बहुत जल्दी ऐसा करती, बिना सभी सबूतों के, तो वे बच सकते थे। तो तुमने मुझे चारा के रूप में इस्तेमाल किया। उस चुप्पी के बाद उसने आखिरकार स्वीकार किया। हां, मैंने तुम्हें चारा के रूप में इस्तेमाल किया और मैं कभी नहीं कहूंगी कि मुझे इसके लिए माफ कर दो। यह स्वार्थी था, यह क्रूर था, लेकिन यह हमारे जीवन को बचाने के लिए किया गया था और हमारे बच्चों को उनके कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए रखा। मैंने उसे देखा,
वह इन 3 वर्षों में बूढ़ी हो गई थी। उसकी आंखों के चारों ओर नए जौ थे, कुछ सफेद बाल जो पहले नहीं थे। उसके चेहरे पर उसने जो किया उसका बोझ था। क्या यह सभी चीजों के लिए मूल्यवान था? मैंने पूछा। यहां तक कि यह दर्द, अलगाव, विश्वासघात, क्या यह मूल्यवान था? उसने मेरी आंखों में देखा। क्या तुम जिंदा हो? मैं जिंदा हूं। हमारे बच्चों को वो नहीं मिला जो वे चाहते थे। तो हां, यह मूल्यवान था, लेकिन कीमत? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कीमत मेरी कल्पना से भी अधिक थी। मैं अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ ठंडा था। मुझे नहीं पता कि क्या मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, मैंने ईमानदारी से कहा। अब नहीं, शायद कभी पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। और मेरे एक हिस्से को, मुझे तुम्हारी उस हिम्मत की सराहना है कि तुमने असंभव को करने का साहस किया। अब हम क्या करें? उसने छोटी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, मैं कभी इस स्थिति में नहीं रहा। इसके लिए कोई मैनुअल नहीं है। हम लंबे समय तक चुप बैठे रहे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। मैं कोशिश करना चाहती हूं, अचानक एलेना ने कहा। मैं हमारी चीजों को फिर से बनाने की कोशिश करना चाहती हूं। मुझे पता है यह आसान नहीं होगा। मुझे पता है कि विश्वास टूट गया है, लेकिन इन 3 वर्षों में तुम्हारे बिना मैंने कुछ सीखा है। मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं जितना मैंने सोचा था, और मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए हिस्से को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने उस औरत को देखा जो मेरी पत्नी रही है पिछले 30 वर्षों से, हमारे बच्चों को जन्म दिया, मेरे साथ एक घर बनाया और हमें बचाने के लिए असंभव चीजें की। मैं भी कोशिश करना चाहता हूं, मैंने स्वीकार किया, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम अब से मुझसे पूरी ईमानदारी से बात करो, बिना किसी रहस्य के, बिना किसी छिपे हुए योजनाओं के। अगर हम यह करने जा रहे हैं तो यह पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, मैं तुमसे वादा करता हूं। और हमारे बच्चे? एलिना ने शहर की ओर देखा। मैं उन्हें प्यार करती हूं, मैं हमेशा उन्हें प्यार करूंगी। वे मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो अप्रत्याशित है। उन्हें परिणामों का सामना करना होगा, और हमें अपने भले के लिए उन्हें जाने देना होगा। वह सही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह कम दर्दनाक था। अगले दिन मुझे रॉबर्टो का कॉल आया। राघव, मुझे तुम्हें अपने कार्यालय में आना है। कुछ बातें हैं जो हमें तुम्हारे बच्चों के मामले पर चर्चा करनी है। 1 घंटे बाद मैं उसके कार्यालय में बैठा था। एलिना मेरे साथ आई। क्या हुआ? मैंने पूछा। रॉबर्टो ने मेज पर एक मोटी फाइल रख दी। वाणी दोनों से मिलना चाहती है। वह कहती है कि उसे बात करनी है, उसे समझाना है। मैंने तुरंत नहीं कहा। मैं उसे नहीं देखना चाहता। राघव, मैं समझता हूं, लेकिन एक और बात है। अभियोजक एक सौदा पेश कर रहा है। अगर वाणी सौरव के खिलाफ गवाही देती है, अगर वह योजना के बारे में और सबूत देती है, तो उनकी सजा को कम किया जा सकता है, 30 साल से 10 साल। और सौरव का क्या? वह सहयोग नहीं कर रहा, वो बात करने से मना कर रहा है। उसका वकील एक पूरी रक्षा तैयार कर रहा है, वह मुकदमे में जाएगा। एलेना पहली बार बोली। वाणी उस सौदे को स्वीकार करना चाहती है, लेकिन पहले वह आपसे बात करना चाहती है। वह कहती है कि उसे आपका माफी चाहिए। मैंने कड़वे ढंग से हंसते हुए कहा, माफी? उसने जो किया उसके बाद तुम्हें नहीं जाना चाहिए। रॉबर्टो ने कहा, यह पूरी तरह से तुम्हारा निर्णय है। मैंने एलेना की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह हमारी बेटी है, उसने फुसफुसाया। वह एक अपराधी है, मैंने सुधार किया। एक अपराधी जिसने हमें खत्म करने की कोशिश की। वह भी हमारी बेटी है, और मेरे एक हिस्से को समझना है, सुनना है। चाहे यह एक आखिरी बार हो। मैं नहीं चाहता था। मेरे शरीर की हर कोशिका चिल्ला रही थी कि मत जाओ, उसे वह संतोष मत दो। लेकिन एलेना सही थी। हमें सुनना था, समझना था, चाहे यह कितना भी दर्दनाक हो। ठीक है, मैंने कहा। आखिरकार हम जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद खत्म। 2 दिन बाद हम जेल में एक मुलाकात कक्ष में गए। वाणी पहले से ही एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी। उसने कैदियों के नारंगी यूनिफॉर्म पहने हुए थे, बिना मेकअप के। उसके बाल एक साधारण पोनीटेल में बंधे थे। वह छोटी
डरी हुई लग रही थी, उस आत्मविश्वास से भरी महिला की तरह नहीं थी जिसने मेरे खिलाफ गवाही दी थी। जब उसने हमें देखा तो वह तुरंत रोने लगी। मां, पिता। हम उसके सामने बैठे। एक धातु की मेज हमें अलग कर रही थी। एक गार्ड कोने से देख रहा था। क्यों? एलिना ने बिना किसी भूमिका के पूछा। तुमने यह क्यों किया? वाणी ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंसू पोंछे। क्योंकि क्योंकि मैं जलन महसूस कर रही थी, गुस्से में थी। मुझे लगता था कि यह कभी पर्याप्त नहीं था, कि मैंने कभी अपनी ओर से कुछ हासिल नहीं किया। और सौरव सौरव कहता था कि स्वतंत्र होने का एकमात्र तरीका पैसे होना है, सारा पैसा आपके ऊपर निर्भर हुए बिना। लेकिन तुमने हमें खत्म करने की योजना बनाई। मैंने ठंडी आवाज में कहा। सिर्फ चोरी नहीं, हमें खत्म करना। मैं नहीं चाहती थी, उसने कहा। शुरुआत में हम सिर्फ तुम्हारा इंतजार करने के बारे में बात कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से विरासत में लेने के बारे में, जब तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन सौरव कहता था कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, कि वे वसीयत बदल रहे हैं, कि वे हमें बिना कुछ दिए छोड़ देंगे। यह सच नहीं है, एलिना ने कहा। हमने कभी तुम्हें वसीयत से बाहर करने पर विचार नहीं किया। सौरव ने कहा कि पिता चैरिटी को सब कुछ दान देने की बात कर रहे थे, हमें कुछ नहीं देने की। मैंने एक हिस्सा दान देने की बात की थी। मैंने सुधार किया, एक हिस्सा, सब नहीं। तुम लोग अभी भी लाखों कमा रहे हो, जो अधिकांश लोगों को अपनी जिंदगी में भी नहीं मिलता। लेकिन यह सौरव के लिए पर्याप्त नहीं था, और उसने मुझे यकीन दिलाया कि यह मेरे लिए भी पर्याप्त नहीं था। उसने हमारे जीवन की एक तस्वीर बनाई कि कैसे हम सभी पैसे के साथ होंगे, बिना किसी प्रतिबंध के, बिना अनुमति मांगे, बिना यह महसूस किए कि हमें सब कुछ देना है। और योजना क्या थी? एलिना ने पूछा। तुमने कब तय किया कि यही एकमात्र तरीका है? 2 साल पहले। सौरव ने मार्कोस से मुलाकात की। वे एक बार में शराब पी रहे थे। मार्कोस ने कहा कि वह पैसे के लिए कुछ भी करेगा। हां। सौरव ने एक अवसर देखा। उसने योजना बनानी शुरू की। शुरुआत में मैंने नहीं कहा यह पागलपन है, लेकिन वह लगातार दबाव डालता रहा। कहता रहा कि यही एकमात्र तरीका है, कि अगर हमने यह नहीं किया तो हमें जीवन भर पछताना पड़ेगा। और तुमने स्वीकार कर लिया, मैंने कहा। यह प्रश्न नहीं था। मैंने स्वीकार कर लिया, उसने फुसफुसाया। और अब मैं उस निर्णय की कीमत चुकाने जा रही हूं अपने जीवन भर। और सौरव? एलिना ने पूछा। वह पछता रहा है। वाणी ने सिर हिलाया। नहीं, वह अभी भी कहता है कि तुम लोग दोषी हो, कि अगर तुमने हमें वह दिया होता जो हम हकदार थे तो यह सब नहीं होता। वह बहुत गुस्से में है, खासकर तुम्हारे साथ, मां। वह कहता है कि तुमने उसे धोखा दिया, कि तुम्हारी गुमशुदगी का नाटक करना क्रूर था। एलिना ने बिना हंसी के हंसते हुए कहा। क्रूर? जब उन्होंने जो करने की योजना बनाई थी, मुझे पता है, लेकिन सौरव चीजों को इस तरह नहीं देखता। वह कभी अपनी गलती नहीं देखता। हम कुछ देर चुप रहे। दीवार पर घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अंत में वाणी ने कहा, अभियोजक ने एक सौदा पेश किया। अगर मैं सौरव के खिलाफ गवाही देती हूं, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूं जो मैं जानती हूं, तो मेरी सजा 30 साल से घटाकर 10 साल। क्या तुम ये करोगी? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता। सौरव मेरा भाई है, लेकिन वह वही है जिसकी वजह से मैं यहां हूं। उसने ये सब शुरू किया। उसने मुझे मनाया। उसने मार्को को बुलाया, एलिना की ओर देखते हुए। तुम क्या करोगी मां, अगर तुम मेरी जगह होती? एलिना ने जवाब देने से पहले एक पल लिया। मैं सही काम करूंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह किसे प्रभावित करेगा, क्योंकि दिन के अंत में तुम्हें अपने साथ जीना होता है, और झूठ के साथ जीना सच के साथ जीने से बदतर है। भले ही सच किसी प्रिय को नुकसान पहुंचाए, खासकर तब। वाणी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं इस डील को स्वीकार करूंगी। मैं गवाही दूंगी और पूरी सच बताऊंगी, न तुम लोगों के लिए, न अपनी सजा कम करने के लिए, बल्कि क्योंकि तुम सही हो। मुझे अपने साथ जीने की जरूरत है, और वह एकमात्र तरीका है जिससे मैं जो किया है उसकी जिम्मेदारी ले सकूं। मैं खड़ी हुई। तो करो, और इन 10 सालों का उपयोग एक बेहतर इंसान बनने के लिए करो, उस इंसान के रूप में जो तुम बन सकती थीं अगर तुमने कुछ अलग फैसले लिए होते। क्या तुम मुझे माफ करोगे?
उसने छोटी आवाज में पूछा। क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगी? एलिना और मैंने एक दूसरे को देखा। फिर उसने जवाब दिया, हमें नहीं पता वाणी। माफ करना समय लेता है और जो तुमने किया वह लगभग अमानवीय है, लेकिन तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। शायद एक दिन, लेकिन आज नहीं। वाणी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से और आंसू बहने लगे। आने के लिए धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ पूरी तरह से हार न मानने के लिए। हम जेल से बिना पीछे देखे बाहर निकले। पार्किंग में एलिना मेरे गले लग गई। उसने ऐसे रोया जैसे मैंने उसे कभी नहीं रोते देखा, और मैंने उसे थाम लिया क्योंकि यही एकमात्र चीज थी जो मैं कर सकता था। हमारे बच्चे हमें सबसे खराब तरीके से धोखा दे चुके थे, और हालांकि वाणी पछता रही थी, नुकसान हो चुका था। वह परिवार जिसे हमने 30 सालों में बनाया था बर्बाद हो चुका था। लेकिन खंडहरों के बीच एलिना और मैं अभी भी खड़े थे, क्षतिग्रस्त, टूटे हुए, लेकिन एक साथ। और शायद, सिर्फ शायद, यही फिर से शुरू करने के लिए काफी था। जुर्माने के 2 साल बाद एलिना और मैं अपनी नई घर की छत पर बैठे थे, न कि दिल्ली में। हमने सब कुछ बेच दिया और पुर्तगाल के एक छोटे से गांव में चले गए। एक ऐसा स्थान जहां कोई हमें नहीं जानता था, जहां हम व्यापारी और उसके बच्चों द्वारा धोखा खाई गई पत्नी नहीं थे। हम बस राघव और एलेना थे, एक सेवानिवृत्त जोड़ा जो अपने सुनहरे वर्षों का आनंद ले रहा था। घर की तुलना में साधारण था जो हमारे पास पहले था। 3 कमरे, एक छोटा बाग, समुद्र के किनारे, लेकिन यह हमारा था और शांति से भरा था। तुम क्या सोच रही हो? एलेना ने पूछा। मैं कुछ बुन रही थी, एक शौक जो मैंने यहां आने के पहले साल में शुरू किया था कि आज सौरव का जन्मदिन है। मैंने जवाब दिया, 35 साल का। वो जेल में अपना जन्मदिन मना रहा है। एलिना ने बुनाई रोक दी। क्या तुम उसे कॉल करोगी? मुझे नहीं पता। उसने सिर हिलाया। मैंने उससे अदालत के बाद से बात नहीं की, जब से उसे 25 साल की सजा सुनाई गई। सौरव का मुकदमा तेज और क्रूर था। वाणी की गवाही के साथ एलिना द्वारा जुटाई गई सभी सबूतों के चलते उसे कोई मौका नहीं मिला। उसके वकील ने मनोवैज्ञानिक समस्याओं और हेरफेर का तर्क देने की कोशिश की, लेकिन न्यायाधीश ने सहमति नहीं दी। तुमने अपने ही माता पिता को पैसे के लिए खत्म करने की योजना बनाई। 25 साल की सजा। सौरव ने जब सजा पढ़ी गई तो वह कोई भावना नहीं दिखाया, बस खड़ा हुआ, हमें देखा और कहा, यह तुम्हारा दोष है। तुमने मुझे कभी समर्थन नहीं दिया और अब तुम मुझे यहां देखकर खुश हो। हम चुप रहे। हम क्या कह सकते थे? वाणी, दूसरी ओर, ने अपने वादे पर खरा उतरा। उसने सौरव के खिलाफ गवाही दी, सब कुछ बताया। उसकी सजा 10 साल में घट गई। उसने पहले ही 2 साल बिता लिए थे, उसके पास 8 साल बाकी थे, और वह बदल रही थी। वह हमें महीने में एक पत्र लिखती थी। शुरू में हमने उन्हें नहीं पढ़ा, उन्हें बिना खोले रख दिया, लेकिन 6 महीने पहले एलिना ने एक पत्र खोलने का फैसला किया। प्रिय मां और पिता, लिखा था, मुझे पता है कि मैं आपकी ध्यान की हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं लिखना जारी रखती हूं क्योंकि यही मुझे उस उम्मीद से जोड़ता है कि एक दिन आप मुझे माफ कर सकें। जेल ने मुझे अपने निर्णयों पर विचार करने का बहुत समय दिया है, उस व्यक्ति पर जो मैं थी, और मुझे शर्म आती है। मैंने कक्षाएं ली हैं, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि मैं वहां कैसे पहुंची, मैंने आपको कैसे नुकसान पहुंचाने पर विचार किया, और मुझे लगता है कि अब मैं अंततः समझती हूं। मैंने कभी भी जो मेरे पास था उसकी कदर करना नहीं सीखा, क्योंकि मुझे वह हमेशा मिला। सब कुछ मुझे दिया गया और इससे मैं कमजोर हो गई। मैं सौरव को दोष नहीं दे रही। मैंने अपने निर्णय लिए, लेकिन यह समझना कि मैं वहां कैसे पहुंची मुझे उस व्यक्ति में वापस जाने से रोकने में मदद करता है। जब मैं 8 साल बाद बाहर आऊंगी, मैं अलग होने वाली हूं। मैं ऐसी कोई बनूंगी जिस पर आप गर्व कर सकें, और अगर आप मुझसे कोई संबंध रखना चाहते हैं तो यह सबसे बड़ा उपहार होगा। लेकिन अगर नहीं, तो मैं आपको प्यार करती हूं, आपकी बेटी वाणी। एलिना ने पत्र खत्म करते ही रोना शुरू कर दिया। मैं भी, क्योंकि पहली बार हमें लगा कि हमारी बेटी सच में समझ रही है। हमने सभी पत्र पढ़ना शुरू किया जो हमने रखे थे, और हर एक में हमें हमारी बेटी का विकास, उसकी बदलाव दिखाई देता था।
क्या तुम उसे जवाब दोगी? एलिना ने पूछा, मुझे मेरे विचारों से बाहर निकालते हुए। वाणी को एक जवाब मिलना चाहिए। सौरव, मैं सुनिश्चित नहीं हूं। मैंने पिछले हफ्ते वाणी को पत्र लिखा, एलिना ने कहा। मैंने उसे पुर्तगाल के बारे में, हमारे नए जीवन के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि हम उसकी प्रगति पर गर्व करते हैं और जब वह बाहर आएगी तो वह हमसे मिलने आ सकती है। मैंने हैरानी से उसे देखा। सच में बहुत समय बीत चुका है। 2 साल, राघव, 2 साल की थेरेपी, माफी पर बातचीत, और मुझे लगता है कि मैं अब एलना के साथ कुछ नया शुरू करने के लिए तैयार हूं। अगर वो फिर से हमें चोट पहुंचाती है तो हम सामना करेंगे, लेकिन मैं लगातार डर में नहीं जी सकती। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल छिपते हुए बिता दिए हैं। मैं और नहीं खोना चाहती। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर आया। जी बोलिए श्री वर्मा। मैं उस जेल का अधीक्षक बोल रहा हूं जहां आपकी बेटी वाणी बंद है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ठीक है, हाँ ठीक है। मैं आपको बताने के लिए कॉल कर रहा हूं कि उसे जल्दी रिहाई के लिए विचार किया जा रहा है, उसके अच्छे व्यवहार और पुनर्वास कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए। न्यायाधीश उसके प्रगति से प्रभावित हैं, लेकिन उसने अभी सिर्फ 2 साल ही बिताए हैं। यह असाधारण है, लेकिन उसकी मां ने समर्थन पत्र लिखा है और न्यायाधीश जानना चाहते हैं कि क्या आप दोनों 2 हफ्ते बाद दिल्ली में सुनवाई में गवाही देंगे। मैंने फोन रखा और एलेना की ओर देखा। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? मुझे पता था कि यह एक संभावना है। अधीक्षक ने मुझसे 1 महीने पहले संपर्क किया था और मैंने बिना तुम्हारे सलाह के समर्थन पत्र लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कहोगे कि यह बहुत जल्दी है। लेकिन राघव, हमारी बेटी बदल रही है, सच में बदल रही है, और उसे इसे साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। 2 हफ्ते बाद हम फिर से दिल्ली में थे, एक और अदालत में। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार हम अपनी बेटी की मदद करने के लिए वहां थे। वाणी सिविल कपड़ों में आई। वह अलग दिख रही थी, अधिक परिपक्व, बिना मेकअप के। लेकिन उसकी आंखों में एक स्पष्टता थी जो मैंने सालों में नहीं देखी थी। न्यायाधीश ने कई गवाहों को बुलाया। जेल के मनोवैज्ञानिक ने उसकी प्रगति के बारे में गवाही दी। शिक्षकों ने उसकी मेहनत के बारे में बात की। फिर मुझे बुलाया गया। श्री वर्मा, आपकी बेटी ने आपको खत्म करने की साजिश की थी। क्या आपको लगता है कि उसे जल्दी रिहाई मिलनी चाहिए? मैंने गहरी सांस ली। 2 साल पहले मैं कहता कि नहीं। मैं गुस्से और दर्द से भरा हुआ था, लेकिन मैंने ठीक होने का समय लिया है और अपनी बेटी के पत्र पढ़े हैं। पत्र जिसमें वह सच्चे पछतावे को दिखाती है, जहां वह जिम्मेदारी लेती है। क्या यह उसे माफ करने के लिए पर्याप्त है? मुझे नहीं पता कि पूर्ण माफी संभव है। नुकसान बड़ा था, लेकिन मैं दूसरी मौकों में विश्वास करता हूं। मुझे लगता है कि लोग बदल सकते हैं और मेरी बेटी इस बदलाव को दिखा रही है। तो हां, मैं उसकी रिहाई का समर्थन करता हूं। एलिना ने भी इसी तरह की बातें कहीं। न्यायाधीश ने 30 मिनट तक विचार किया, फिर वह लौटे। श्रीमती वर्मा, मैं आपको रिहाई देने जा रहा हूं, कुछ शर्तों के साथ। हफ्ते में 2 बार थेरेपी, सामुदायिक सेवा, सौरभ से संपर्क न करना और 6 महीने तक अपने माता पिता के साथ रहना। वाणी रोने लगी। धन्यवाद, आपकी मान्यता। मैं इस अवसर को बर्बाद नहीं करूंगी। 1 हफ्ते बाद वाणी हमारे साथ पुर्तगाल के लिए उड़ान भरी। हमने उसे तीसरे कमरे में बसा दिया। कमरा छोटा था, लेकिन आरामदायक। उसने जब उसे देखा तो वह रो पड़ी। यह बिल्कुल सही है। अगले 6 महीने एक प्रक्रिया थे। वाणी वीडियो कॉल पर थेरेपी करती थी। वह एक स्थानीय शेल्टर में सामुदायिक सेवा करती थी और धीरे धीरे हमने अपने रिश्ते को फिर से बनाना शुरू किया। कुछ कठिन क्षण आए। बातचीत में दर्द उठा जब मैं पूछता, तुमने ऐसा कैसे किया? और उसके पास संतोषजनक उत्तर नहीं होते, लेकिन अच्छे क्षण भी थे। वाणी एलिना के साथ खाना बनाती, रेसिपी साझा करती। वाणी ने मेरे लकड़ी के काम के शॉप में मेरी मदद की। अपने हाथों से काम करना सीख रही थी। उसने एक दिन मुझसे कहा, मैंने कभी अपने हाथों से कुछ नहीं किया, हमेशा किसी को भुगतान करती थी, और अब मैं समझती हूं कि मैंने क्या खो दिया। कुछ बनाने का यह अनुभव बहुत लुभावना है।
यही एहसास मुझे तब हुआ था जब मैंने अपना व्यापार शुरू किया। मैंने कहा, हर डील जो मैंने की मेरे काम का सबूत थी और यही पैसे से ज्यादा मायने रखता था। काश मैं ये पहले समझ पाता। तुम अतीत को नहीं बदल सकते वाणी, बस उससे सीखें और भविष्य में बेहतर करें। 6 महीनों के अंत तक वाणी में बदलाव आ गया था। मैं मेक्सिको लौटना चाहती हूं, उसने कहा। मैंने जेल में एक महिला से मिली। कारमेन एक ऐसा रेस्तरां खोलना चाहती है जो पूर्व अपराधियों को रोजगार दे। उसने मुझसे भागीदार बनने के लिए कहा ताकि मैं दूसरी महिलाओं की मदद कर सकूं। क्या तुम सुनिश्चित हो? एलिना ने पूछा। मुझे यह करना है, यह साबित करने के लिए कि मैं कर सकती हूं, कि मैं गर्व करने योग्य बन सकती हूं। ठीक है, हमने कहा, लेकिन हम संपर्क में रहेंगे। साप्ताहिक कॉल। वाणी मेक्सिको लौट गई। उसने कारमेन के साथ 6 महीने बाद रेस्तरां खोला। इसका नाम दूसरी अवसर था। यह पूरी तरह से पूर्व अपराधियों की महिलाओं को रोजगार देता था। वह हमें रेस्तरां की तस्वीरें भेजती, कर्मचारियों की, ग्राहकों की, और हर तस्वीर में उसकी सच्ची मुस्कान थी। वह इसे कर रही है, एलिना ने तस्वीरें देखते हुए कहा। सच में वह इसे कर रही है। 3 साल बाद सुनवाई के मैंने सौरव से एक पत्र प्राप्त किया, इस समय का पहला। पापा, मम्मी, मेरे पास सोचने का बहुत समय है। 3 साल इस सेल में सोचने के, और मुझे लगता है कि मैं अंततः समझ गया हूं कि मैंने क्या किया। यह तो मैंने सुनवाई के समय समझ लिया था, लेकिन क्यों किया, इसके लिए मुझे शर्म आती है। मैंने देखा कि वाणी कैसे बदली, कैसे आपने उसे दूसरी अवसर दी, और एक हिस्सा मुझ में गुस्से में था, जलन में था, लेकिन दूसरा हिस्सा, वह हिस्सा सवाल करने लगा कि क्या मैं भी बदल सकता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या आप कभी मुझे माफ कर पाएंगे, शायद नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि आप जानें कि मुझे खेद है। सच में मुझे खेद है। मैं कक्षाएं ले रहा हूं, अपने ऊपर काम कर रहा हूं, बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यह चाहते थे कि आप जानें। आपका बेटा सौरव। मैंने पत्र को एलिना के सामने पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम क्या करने वाले हो? उसने पूछा। मैं इसका जवाब दूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मैं पत्र की सराहना करता हूं कि माफी में समय लगता है, लेकिन जैसे वाणी के साथ दरवाजा बंद नहीं है, कि अगर वह मेहनत करता है, अगर 5 साल बाद जब हम अपने 40वें विवाह वर्षगांठ का जश्न मना रहे थे, वाणी अपने प्रेमी सौरव के साथ दिल्ली से आई। सौरव एक रेस्तरां में शेफ था और उसने पहले कुछ गलतियां की थीं। हम अब 3 जगहों पर काम कर रहे हैं, उसने गर्व से बताया। 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, जिन्हें केवल एक मौके की जरूरत थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मुझे तुम पर गर्व है, तुम कितनी अद्भुत महिला बन गई हो। उसने कहा, यह सब आपके बिना संभव नहीं होता। जब आपने मुझे दूसरी मौका दिया, तब मैंने अपनी जिंदगी को बदला। उस रात जब वे चले गए, एलिना और मैं अपनी छत पर बैठे, हाथ में हाथ डाले, तारे देखते रहे। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? मैंने कहा, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आभारी हूं कि हम जिंदा हैं, तुम्हारे साथ हैं और हमारी बेटी के बदलाव को देख रहे हैं। और पैसे का क्या तुम पछताते हो कि सब दान कर दिया? हमने निर्णय लिया था कि हम सब कुछ बेच देंगे, कंपनियां, संपत्तियां, सभी कर्ज चुकाएंगे, एक छोटा सा फंड अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बनाएंगे और बाकी 70 करोड़ रुपए अस्पतालों, शैक्षिक कार्यक्रमों, शेल्टर और संकट में परिवारों की मदद करने वाली संस्थाओं को दान कर देंगे। मैंने चुप्पी साध ली। वह पैसे ने हमें लगभग नष्ट कर दिया। मैं साधारण जीवन जीना और शांति से सोना पसंद करता हूं। अब मैं एक बढ़ई के कार्यशाला में काम कर रहा था और एलिना स्पेनिश पढ़ा रही थी। हम संतोषजनक जीवन जी रहे थे और कभी ज्यादा खुश थे। सौरव हमें इसीलिए नापसंद करता है, एलिना ने कहा, क्योंकि हमने पैसे दान किए, न कि किसी और वजह से। उसकी जिंदगी उसने खुद ही बर्बाद की। हम केवल उसके आत्मविनाश को फंड करने से मना कर दिए। हम चुप हो गए, लहरों की आवाज सुनते रहे। मेरी परिवार तबाह हो गई थी, लेकिन राख में से कुछ नया उभरा, कुछ मजबूत और वास्तविक। मैंने कहा, क्या जानने की बात है? मैंने 30 साल अपने बच्चों के लिए एक साम्राज्य बनाने में बिताए और वही उपहार उन्हें भ्रष्ट कर गया। यह पैसे का सवाल नहीं है,
एलिना ने कहा। यह इस बात का है कि हमने इसे बिना शर्त, बिना सीमाओं के दिया, बिना उन्हें कमाने का तरीका सिखाए। उसने सही कहा, और हमने उस गलती का भारी मूल्य चुकाया, लेकिन हमने भी सीखा, बढ़े, और अंततः यही महत्वपूर्ण था। अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो, अगर यह तुम्हारे साथ गूंजती है, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। परिवार का विश्वासघात दुनिया में सबसे अधिक दर्द देता है, लेकिन यह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम चुनते हो कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। मैंने बढ़ने का चुनाव किया, एलिना ने हमारे लिए लड़ने का चुनाव किया, वाणी ने बदलाव का चुनाव किया, और सौरभ, शायद एक दिन वह भी बदलाव का चुनाव करेगा। पैसे खत्म हो गए, कंपनी बिक गई। वो आदर्श परिवार जो हमें लगा था कि हमारे पास है, वह केवल एक भ्रांति थी। लेकिन जो कुछ बचा, वह अधिक मूल्यवान था। वह वास्तविक था, वह कमाया हुआ था, वह चुना हुआ था। एलिना और मैंने असंभव को जी लिया। वाणी ने दूसरों की मदद कर अपना रास्ता खोज लिया, और हमने सरलता में शांति पाई। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह सबसे ऊंची शक्ति है। ये इस बात का चुनाव है कि अतीत का जहर तुम्हारे भविष्य को दूषित न करे। पुर्तगाल के किनारों से 61 साल की उम्र में, और एक जीवन के साथ जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं तुम्हें शांति की कामना करता हूं। मैं तुम्हें अपने विश्वासघात का सामना करने की हिम्मत की कामना करता हूं, और मैं तुम्हें यह समझने की बुद्धिमत्ता की कामना करता हूं कि परिवार केवल खून नहीं है, यह चुनाव है, यह प्रयास है, यह क्षमा है, और कभी कभी यह फिर से शुरू करने का साहस है। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। यह कहानी उस बारे में है कि मेरे बच्चों ने मुझे कैसे नष्ट करने की कोशिश की, कैसे मेरी पत्नी ने अपनी ही गायब होने का नाटक करके मुझे बचाया, और कैसे हमने सीखा कि असली धरोहर वह व्यक्ति है जो तुम बनते हो जब सब कुछ ढह जाता है।